नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो में भूगोल विषय से पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं लेकर आया हूं। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको संचार के साधन एवं यातायात के साधनों के महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। देखिए, जो इससे पहले हमने आपके भूगोल विषय से 1 से लेकर 6 पाठ डाले हैं, उसी कड़ी में हम इसको पाठ 7 को करा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए, आज के इस टॉपिक को लेकर कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये कौन से ऐसे दो बिंदु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होती है। हमें यहां पे बताया गया है कि यातायात के साधन, क्योंकि यातायात के साधन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में लेकर जाती है, हमारे सामान के साथ साथ हमें भी। और दूसरा है संचार के साधन, एक समय में एक से अधिक मनुष्यों के पास एक साथ कुछ ही समय में हम अनेकों संदेश एक साथ भेज सकते हैं। तो ये कैसे हमारे देश की या हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होती है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ के सार के बारे में बात करते हैं कि परिवहन, कि वस्तु और सेवाओं का लाना, वस्तु और सेवाओं का लाना और ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन को स्थल, जल तथा वायु परिवहन में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, परिवहन के बारे में पता चल गया होगा आपको कि परिवहन जो होता है वस्तु और सेवाओं को लाना और ले जाना परिवहन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि परिवहन को स्थल परिवहन में, जल परिवहन में, वायु परिवहन में एवं लास्ट पाइपलाइन परिवहन में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, स्थल परिवहन की बात करते हैं। स्थल परिवहन में क्या क्या आता है? सड़कें तथा रेल स्थल परिवहन में आते हैं। और भारत में सड़कों को सक्षमता आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। इसके बाद आता है सड़क घनत्व। केरल में सड़कों का घनत्व 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है और सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। और यहां पे हम रेल परिवहन की बात करते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तु और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है और सबसे सस्ता साधन भी माना जाता है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन परिवहन, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है और इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक भेजने में काम इसका किया जाता है। इससे हमें यह सबसे सस्ता भी पड़ता है और लाने और ले जाने में होने वाली परेशानियों को भी घटाता है। जल परिवहन की बात करते हैं। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसके अंतर्गत प्रमुख समुद्री पतन भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पतन है। कहने का मतलब है 12 हमारे प्रमुख बंदरगाह है और इसके अलावा 200 के लगभग मध्यम और छोटे पतन है हमारे यहां। वायु परिवहन की बात करते हैं। वायु परिवहन आज आरामदायक, तीव्रतम और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थल जैसे ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों, घने जंगलों और लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। और संचार की सेवाओं की बात करें तो आज भारत दूर संचार तंत्र में एशिया महाद्वीप में अग्रणी है और भारत में वर्ष भर
अनेक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। अब यहां पे हम बात करेंगे कुछ और बिंदुओं की कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आपको पता है राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, लेकिन दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक पर्यटन की बात करते हैं हम। एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनको रोजगार मिला हुआ है। और भारत में पर्यटनों के लिए राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत के मंदिरों के नगर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। देखिए, हम यहां पे अर्थव्यवस्था, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उसकी जीवन रेखा पढ़ेंगे कि किस तरह जो हमने बिंदु आपको 1 बाय 1 करके बताए वे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होती है। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्न में से, देखिए यहां पे, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। देखिए, पूर्वी पश्चिम हमारा ये मानचित्र है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यहां पे देखिए पूर्व से पश्चिम बोला उसने, तो पूर्व में सिलचर और दक्षिण में पश्चिम में पोरबंदर। तो ये हमारे पूर्व में सिलचर जो कि असम में और पोरबंदर गुजरात में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरियों को घटाता है। पाइपलाइन। मैंने बताया था पाइपलाइन जो है बाहर की जो दुविधाएं होती है, परेशानियां होती है, उनसे हमें निजात दिलाता है। प्रश्न नंबर 3 में निम्न में से कौन सा राज्य है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ। जो ये महाराष्ट्र है हमारा, ये राज्य जो है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम, क्योंकि ये हमारा पूर्व की ओर, जो हमारा पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश हमारा इधर पड़ता है, तो विशाखापट्टनम भी हमारा इस तरफ ही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। सड़क परिवहन, क्योंकि ये छोटी से छोटी दूरी को बड़ी दूरी से आसानी से जोड़ता है, सड़कों को हमारे घरों तक जोड़ता है। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अभी बताया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पाठ के सार में बताया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं कि सड़क परिवहन के 3 गुण। कितने गुण। 3। पहला, यह कम दूरी की यात्रा के लिए उत्तम रहती है। क्या है। कम दूरी की यात्रा के लिए उत्तम रहती है। सड़क परिवहन अन्य मार्गों के बीच कड़ी का काम करते हैं। यह उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है और यह उत्पादक स्थान से उपभोक्ता तक सामान को घर तक पहुंचाती है। देखिए, सड़कें जो है किस तरह हमारी मदद करती है। सड़कों के विशेषता क्या है, सड़कों के गुण क्या है कि सड़कें कम दूरी की यात्रा के लिए भी उत्तम रहती है। सड़कें जो है मार्गों के बीच, अन्य मार्गों के बीच कड़ी का काम भी करती है। गांव को शहर से जोड़ती है, शहर को नगर से जोड़ती है। उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी सड़कें आसानी से बनाई जा सकती है और सड़कें जो उत्पादक स्थान है, जहां पे सामान बनता है, कच्चा माल होता है, वहां से उपभोक्ता तक या फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। रेल परिवहन कहां तक अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, क्यों है। देखिए, रेल परिवहन मैदानी प्रदेशों में अत्यधिक सुविधाजनक होता है। कहां पे होता है। रेल परिवहन मैदानी प्रदेशों में अत्यधिक सुविधाजनक होता है और इसके निम्नलिखित कारण है। पहला,
यहां की समतल भूमि पर रेल लाइन बिछाना आसान होता है, मैदानी भागों में रेल लाइन बिछाने में कम लागत आती है और मैदानी भागों में जनसंख्या भी अधिक होती है, इसलिए यहां अधिक लोग रेलों में यात्रा करते हैं, इससे यहां रेल परिवहन लाभकारी होता है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की कि सीमांत सड़कों का क्या महत्व है। देखिए, सीमावर्ती सड़कों को हम सीमांत सड़कें कहते हैं। इन सड़कों के निर्माण का कार्य सीमावर्ती सड़क विकास संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और भारत की सीमा कई देशों के साथ लगी हुई है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में धरातल बहुत दुर्गम, ऊंचा नीचा है और यहां जलवायु भी मानव के प्रतिकूल है। यही हमारे सैनिक दिन रात सुरक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं, क्योंकि सीमाओं पे रहते हैं, तो उनके हथियार, खाने पीने का सामान आदि पहुंचाने के लिए इन सड़कों की आवश्यकता होती है। सीमांत सड़कों का जो देखरेख का कार्य है, निर्माण का कार्य है, वो कौन करता है? सीमावर्ती सड़क विकास संगठन करता है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके बाद पार्ट नंबर 4, व्यापार से आप क्या समझते हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, विभिन्न देशों, विभिन्न राज्यों और लोगों के मध्य वस्तु के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। जिस स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसे हम बाजार कह देते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की और स्थानीय व्यापार की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिंपल सा है, दो देशों के मध्य होता है। स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों और शहरों में होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है और स्थानीय व्यापार में देश की मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और स्थानीय व्यापार से स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सिंपल सा, आसान सा मैंने आपको बताया कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। अब प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देने हैं कि परिवहन और संचार के साधन। अभी आया ये प्रश्न जो पाठ पर आधारित है कि परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, यह बताना है। पहला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि परिवहन संचार के विभिन्न साधन किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होते हैं। कैसे? यातायात और परिवहन के साधन कच्चे माल को कारखानों और तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। पहला, यातायात और परिवहन के साधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, संचार तथा परिवहन के साधन युद्ध काल में किसी देश की सेना के लिए बहुत सहायक होते हैं। उनके हथियार, खाने पीने का सामान, उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाते हैं। तीसरा, आधुनिक संचार के साधनों द्वारा किसानों को कृषि के नए नए तरीकों से अवगत कराया जाता है। बाढ़, सूखे, भूकंप जैसे आपातकाल के समय यह साधन बहुत उपयोगी तथा पीड़ित लोगों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इससे राहत कार्य तेजी से किया जा सकता है। संचार के साधनों से व्यापारी वर्ग अपनी व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। और लास्ट, आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन ही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों होती है। अभी हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पिछले 15 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखना है। देखिए, आज भारत विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करता है। स्वतंत्रता के से पहले भारत कच्चे माल का निर्यात करता था। क्या करता था?
केवल निर्यात करता था और भारत से उस समय 6 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात होता था। ये वस्तुएं थी जैसे पटसन की वस्तुएं, सूती वस्त्र और धागे, चाय, वनस्पति तेल, चमड़ा, खाले, तंबाकू और उनसे निर्मित वस्तुएं। अब भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश मददों से ज्यादातर निर्मित वस्तुएं हैं। इनका निर्यात मूल्य 78% है, कृषि उत्पाद 9.9% है, कच्चा माल तेल पेट्रोलियम उत्पाद 16.8% है, अयस्क और खनिज 4.0% है और भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, बहुमूल्य पत्थर, मोती, रसायन आदि है। पेट्रोलियम उत्पाद कुल आयात मूल्य का सबसे अधिक भाग होते हैं। पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रवृत्ति इस तरह है, भारत में निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है और 2010-11 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं निम्नलिखित है, जैसे खनिज व अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और जवाहरात, कृषि से संबंधित उत्पाद। भारत में आयात की वस्तु जो आने वाली वस्तुएं है वो है पेट्रोलियम उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न, कोयला को कोयले का गोला, मशीनरी और पिछले कुछ वर्षों में वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचना ज्ञान प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान अधिक बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है और भारत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा कमा रहा है। अब पॉइंट नंबर 6, पर्यटन के द्वारा भी भारत बहुत विदेशी मुद्रा कमा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें हम एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देंगे। तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की, कि वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के कौन से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है? स्थल से, जल से और चालू क्षेत्रों से। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहां से 7 कहां तक है? वाराणसी यानी काशी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली और मुंबई को कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली व मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? वो है राजमार्ग नंबर 8। प्रश्न नंबर 4 में उत्तरी दक्षिण गलियारा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। यह आ भी गया, हमने वहां पे गलत बता दिया था। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर जो कि असम, हमने अरुणाचल प्रदेश बताया था शायद, और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, तो सिलचर हमारा असम के अंदर है। प्रश्न नंबर 6, CPWD से क्या अभिप्राय है? C का मतलब है केंद्रीय, P का मतलब है लोक, W निर्माण विभाग। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना किस क्षेत्र में सड़कों के विकास को बढ़ाता है? ग्रामीण क्षेत्रों, गांव की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से बढ़ावा मिला है। प्रश्न नंबर 8, संचार का आधुनिकतम साधन कौन सा है? संचार का आधुनिकतम साधन इंटरनेट है। इंटरनेट एक समय में एक से अधिक लोगों के पास संचार यानी कि हमारा मैसेज पहुंचा देता है। जनसंचार क्या है? प्रश्न नंबरों में कि जिन साधनों द्वारा अपनी बात या किसी सूचना को बहुत से लोगों तक एक साथ पहुंचाया जाता है उसे जनसंचार का साधन कहते हैं, जैसे रेडियो और टेलीविजन। आज तो और भी सुविधाएं आज गई है, टेलीफोन। प्रश्न नंबर 10, आयात किसे कहते हैं? विदेशों से अपने देश में मंगवाने वाले माल को आयात कहते हैं। और निर्यात किसे कहते हैं? अपने देश से विदेशों को बिक्री हेतु भेजे जाने वाले माल को निर्यात कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 में सीमावर्ती प्रदेशों में सड़क निर्माण कौन करता है? सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी।
1853 में देश की पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे चली थी। यह ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कहां से कहां तक है? गुजरात में हजीरा से, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर। देखिए हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, हमने अभी अभी पढ़ा था हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। विजयपुर जो है जो आपका मध्य प्रदेश है उसमें है। प्रश्न नंबर 15, भारत में अंतस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की कितनी लंबाई है? 14,500 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 16, भारत की समुद्रीय तट रेखा कितनी लंबी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी। और हमारी जो स्थलीय है वो है 15,200 किलोमीटर, जो कि 7 देशों को जोड़ती है। समुद्री तट रेखा केवल 2 देशों को जोड़ती है, श्रीलंका और माले। भारत के किसी एक राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बताइए। हल्दिया तथा इलाहाबाद गंगा जल मार्ग, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 18, भारत में सड़क जाल की लंबाई लगभग कितनी है? सड़क जाल की लंबाई लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। उत्तर दक्षिण गलियारे के उत्तरी छोर का नाम सिंपल है, श्रीनगर। दक्षिण छोर का नाम कन्याकुमारी। उत्तरी छोर का पूर्वी छोर का नाम आपका सिलचर। पश्चिमी छोर का नाम पोरबंदर। प्रश्न नंबर 20, परिवहन क्या है? वस्तुओं और मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने को परिवहन कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 में भारत के पूर्वी तट के 2 बंदरगाह, हल्दिया और पारादीप। और प्रश्न नंबर 22, भारत के पश्चिमी तट के 2 बंदरगाह, कांडला और मुंबई। यदि हम पूर्वी तट की बात करें, हल्दिया और पारादीप है, और यदि दक्षिणी पश्चिमी घाट की या पश्चिमी तट की बात करें तो कांडला और मुंबई है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने इतने ही इंपॉर्टेंट देखे थे, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।